देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है ग्लिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, शाखिका तथा एक्सॉन में संरचनात्मक अंतर करें। तो आइए और सबसे पहले हम ग्लिया के बारे में जान लेते हैं, ग्लिया क्या है, फिर इसके प्रकारों के बारे में भी हम वर्णन कर लेंगे। न्यूरॉन के अतिरिक्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र में कुछ दूसरे तरह की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम न्यूरोग्लिया या संक्षेप में ग्लिया भी कहते हैं या ग्लियल कोशिका भी कहते हैं। तीनों ही नाम ग्लिया के हैं। इन कोशिकाओं को ऐसा इसलिए नामकरण किया गया है क्योंकि वे मस्तिष्क के विभिन्न संरचनाओं को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। जो ग्लियन कोशिकाएं हैं, जो ग्लिया है, ये 4 तरह के होते हैं। पहला है एस्ट्रोसाइट माइक्रोग्लिया, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट तथा जो चौथा है ये है श्वान कोशिका। पहला है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है माइक्रोग्लिया, तीसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट और चौथा है श्वान कोशिका। इनमें जो प्रथम 3 है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं और जो बाकी है अंतिम कोशिका जो है श्वान कोशिका या परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। ग्लिया कोशिका द्वारा मूलतः निम्नलिखित काम किए जाते हैं। उसके काम क्या क्या है? ग्लिया कोशिका माइथिन शीत का उत्पादन करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यह कार्य ओलिगोडेंड्रोसाइट द्वारा परिधीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र में यही कार्य श्वान कोशिका द्वारा किया जाता है। यह न्यूरॉन को दैहिक समर्थन देता है तथा उसका रख रखाव करता है। इतना ही नहीं, यह कोशिका कचरा को भी साफ करने में कार्य करता है। इसमें एंट्रोसाइट तथा माइक्रोग्लिया की भूमिका भी सबसे अधिक होती है। यह मस्तिष्क के आंतरिक वातावरण का नियमन भी करता है। दूसरे शब्दों में न्यूरॉन के इर्द गिर्द पाए जाने वाले तरल पदार्थ का नियमन करते हुए न्यूरॉन्स के लिए पोषण प्रदान करता है। ग्लिया कोश रक्त मस्तिष्क अवरोध के रूप में कार्य करता है। यह एक अवरोध होता है जो रक्त प्रवाह के कुछ तत्वों को मस्तिष्क में पहुंचने से रोकता है। वही और शाखिका और एक्सॉन के संरचनात्मक अंतर की हम व्याख्या भी कर लेते हैं। पहला है, प्रत्येक न्यूरॉन में प्राय एक एक्सॉन होता है जिसमें कई अंतस्थ होते हैं, जबकि शाखिका की संख्या एक न्यूरॉन में कई होती है। दूसरा है, एक्सॉन में अंतस्थ पुटिकाएं प्रारंभ होने से पहले उसका व्यास पहले तक उसका व्यास जो है एक समान होता है, परंतु जैसे जैसे शाखिका अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचता है उसका व्यास पतला होता जाता है। यानी एक्सॉन का व्यास सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो शाखिका है इसका अंतिम बिंदु अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते ये पतला होता जाता है। जैसे एक पेड़ है, जड़ पे काफ़ी मोटा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी टहनियाँ ऊपर बढ़ती जाएंगी और अंत तक जाते जाते काफ़ी पतला हो जाता है। सेम ऐसे ही शाखिका का भी है। तीसरा है, एक्सॉन की शुरुआत में कोश शरीर से थोड़ी दूर एक्सॉन टीला कहा जाता है, इससे होता है, परंतु शाखिका की शुरुआत ऐसी कोई टीला के समान कोई क्षेत्र से नहीं होता है। चौथा, एक्सॉन प्राय माइलिन शीट से ढका होता है, परंतु शाखिका में ऐसी कोई माइलिन शीट का आवरण नहीं होता है। पांचवा, एक्सॉन की लंबाई व्यवहारिक रूप से नगण्य से कई मीटर तक होता है, परंतु शाखिका की लंबाई एक्सॉन से काफ़ी छोटी होती है। चौथा, एक्सॉन की लंबाई के साथ साथ इसकी शाखाएं भी लंबवत होती है, परंतु कोशिकाओं में जो शाखाएं होती हैं वे न्यूनकोण भी के विभिन्न परासों पर भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी न्यूरॉन में जो है ना, एक्सॉन एक ही होता है, परंतु शाखिकाएं बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे एक कोशिकीय शरीर में जो है ये एक ध्रुवीय जो न्यूरॉन है, इसमें केवल एक्सॉन ही होता है, शाखिका नहीं होता है। जबकि द्विध्रुवीय न्यूरॉन में एक एक्सॉन और एक शाखिका होता है, जबकि बहुध्रुवीय न्यूरॉन में एक एक्सॉन और कई सारी शाखाएं इसकी हो जाती हैं। ये संख्याएं 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और 20 से कम भी होती हैं।